आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि एनडीए हुकूमत बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम को दरांदाजों से पाक करने के तय पाबंद अहद है। उन्होंने दरांदाजों का दिफा करने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद और उसके इको निज़ाम पर नुक्ताचीनी की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम की टास्क फोर्स की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। माली साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की तारीख में मजीद आज तक की तौसी दे दी गई है। अरब लीग और इस्लामी ताउन की तंजीम OIC के मुल्कों ने दोहा में पिछले हफ्ते हमास के मेंबरों पर जानलेवा हमले के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात का जायजा लेने की अपील की है। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए हुकूमत बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम के खित्ते को दरांदाजों से पाक करने के तय पाबंद अहद है। बिहार के पूर्णिया में कल शीशा बड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने गैर कानूनी दरांदाजों की वजह से सीमांचल और मशरक़ी भारत में उभरते हुए आबादी के संगीन बहरान को उजागर किया। उन्होंने दरांदाजों का दिफा करने और वोट बैंक की सियासत के लिए उन्हें पनाह देने की कोशिश के लिए अपोजिशन इत्तेहाद और उनके इको निज़ाम पर नुक्ताचीनी की। आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा ले, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। हाल ही में ऐलान करदा GST इस्लाहात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा समेत आने वाले बहुत से त्योहारों के पेश नज़र रोज़मर्रा की बहुत सी अशिया पर GST में खातिर खा कटौती की जाएगी। वहां मौजूद ख़वातीन से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि GST में कटौती से किचन के अखराजात में काफ़ी कमी आएगी। 22 सितंबर से देश में GST एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों पर GST में बड़ी कमी की गई है। GST कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। वजीर आजम ने कल पूरे बिहार में 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से अगले मरहले की GST इस्लाहात का ऐलान किया था। उनका विजन इस महीने की 3 तारीख को उस वक्त हकीकत में तब्दील हुआ जब GST काउंसिल ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई शोबों में टैक्स की शरहों में कमी की। आज हम ज़रई शोबे में इस्लाहात पर नजर डालते हैं। अगले मरहले की GST इस्लाहात के तहत हुकूमत ने ज़रई शोबे में GST में अहम कटौती के जरिए किसानों को राहत फराहम की है। 1800 सीसी से नीचे ट्रैक्टरों पर टैक्स की शरह 12% से घटाकर 5% कर दी जाएगी। टायरों और ट्यूब्स, हाइड्रोलिक्स पंप समेत ट्रैक्टरों के कुल कलपुर्जों पर लगने वाले GST टैक्स घटाकर 5% के स्लैब में लाया गया है, जो पहले 18% के स्लैब के तहत आता था। खेती बाड़ी के लिए मुख्तलिफ ज़रई मशीनों के साथ मखसूस बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर समेत दीगर बहुत सी इस्तेमाल की अशिया में 12% से घटाकर 5% कटौती की गई है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि लेबर और सनअतों को ज़बरदस्त ताउन फराहम किया गया है, जबकि किसानों और ज़रई शोबों को भी इन फैसलों से फ़ायदा पहुंचेगा। Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically.
Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions. इन तब्दीलियों से छोटे और औसत दर्जे के किसानों को फायदा पहुंचेगा। ज़राई आलात पर जीएसटी की शरों में कटौती से ज़राअत की लागत कम होगी। टैक्स की नई शरें इस माह की 22 तारीख से नाफिज होंगी। नई दिल्ली से शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ टास्क फोर्स के सरबराहों की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस भारत को मुनशियात से पाक करने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म को तक़वियत देने के एक कलीदी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी और इस कॉन्फ्रेंस से मुनशियात से निजात दिलाने के मकसद को हासिल करने के लिए एक रोड मैप तश्कील दिया जा सकेगा। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि कॉन्फ्रेंस का मौजू है मुत्तहदा अहद मुश्तरका जिम्मेदारी। इसका एहतमाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने मनशियात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाई है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क में मनशियात से निपटने में सभी मुतल्लिका फरीकों के जरिए की गई मुश्तरका कोशिशों के बारे में एक जामे तज्ज़िया किया जाएगा और मनशियात की रोकथाम के लिए मुस्तकबिल के रोड मैप पर तबादला ख्याल होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान 8 तकनीकी इजलास होंगे जिनमें मनशियात से पाक भारत 2047, तहकीकात और मुकदमात में फ़आलियत को बेहतर बनाने, मनशियात के नेटवर्क के राब्तों को तबाह करने के साथ साथ मनशियात फराहम करने वालों को ख़त्म करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में 36 रियासतों के सरबराहों के अलावा हुकूमत के दीगर महकमों के फरीक शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मनशियात की रोकथाम के ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और मनशियात को ज़ाय करने की ऑनलाइन मुहिम का आगाज करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हयातियाती ईंधन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और काबिल तजदीद तवानाई को अपनाते हुए भारत का ट्रांसपोर्ट का शोबा पायदार बुनियादी ढांचे की जानिब बढ़ रहा है। नई दिल्ली में मुनक़िद पंचजन्य इंफ्रा कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तेज़ रफ्तार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत की ऑटोमोबाइल सनत 22 लाख करोड़ रुपए की है और ये चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल सनत बन गई है। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि भारत की ऑटोमोबाइल सनत ने तकरीबन 4 करोड़ अफराद को रोज़गार फराहम किया है। डायरेक्ट टैक्सेस के मरकजी बोर्ड CBDT ने माली साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे आज तक के लिए बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स इंडिया ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में ये इत्तला दी। इससे पहले ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। इससे पहले इनकम टैक्स के महकमे ने बताया कि माली साल 2025-26 के लिए 7 करोड़ से ज्यादा ITR पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेवा यानी अवामी खिदमत और सुशासन यानी बेहतर हुक्मरानी के मंत्र से तरगीब पाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत तरक्की और बदलाव लाने के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। आज अपने खुसूसी नशरिए सेवा पर्व में मोदी हुकूमत के जरिए मुल्क भर में काबिल तजदीद और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे में की गई तब्दीलियों पर रोशनी डाली जाएगी। पिछली दहाई में भारत का तवानाई का सफर काबिल जिक्र बदलाव से गुजरा है। सलाहियत में जबरदस्त इजाफे के साथ ही भारत शमसी और हवा की तवानाई के शोबे में क़यादत और इख्तराई फ्लैगशिप प्रोग्रामों के साथ ही माहौलियात के साजगार और खुद कफील तवानाई की सलाहियत हासिल करने की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। माहौलियात के साजगार तवानाई से न सिर्फ कार्बन के अखराज में कमी आ रही है, बल्कि माहौलियात से मुतालिक मुलाजमतें भी बढ़ रही हैं। तवानाई तक रसाई में इजाफा हो रहा है और आलमी तवानाई कायद के तौर पर भारत के रोल को भी तकवीयत मिल रही है। गुज़िश्ता महीने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का आगाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था कि माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और मोबिलिटी भारत को मुस्तकबिल में आलमी हब बनाएंगे। ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। मार्च 2014 से जून 2025 के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 3 गुना इजाफा होकर ये 226.8 गीगावाट तक जा पहुंची है।
فی الحال غیر روایتی ایندھن کے ذرائع بشمول قابل تجدید اور نیوکلیائی مل کر بھارت کی مجموعی بجلی کی صلاحیت میں تقریباً 49% کی حصہ داری رکھتے ہیں۔ شمسی بجلی پیدا کرنے کے معاملے میں بھارت جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے اور 1,08,000 گیگا واٹ گھنٹہ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اتر پردیش کے وارانسی کے رہنے والے اسیانشی نے کہا کہ یہ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا لوگوں کے لیے بجلی پیدا کرنے اور اضافی بجلی کو گریڈ کو فروخت کرنے کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ فائدے تو اسے ہے کہ بجلی کی ہماری بچت ہوئی، جتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں ہمارے متر یار یا کالونی کے، میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ لگائیے، بہت اچھی چیز ہے اور کئی لوگ لگائے بھی۔ ہر نئے شمسی پینل اور گھومتے ہوا کے ٹربائن کے ساتھ ہی بھارت آنے والے صاف ستھرے اور سرسبز کل کا نیا باب تحریر کر رہا ہے۔ اسٹاف سلیکشن کمیشن SSC نے کمبائنڈ گریجویٹ لیول ایگزامینیشن CGLE 2025 کے رد کیے جانے کے بارے میں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر جاری قیاس آرائیوں سے متعلق وضاحت کی ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ ملک بھر میں تقرری امتحان بنا کسی رکاوٹ کے شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ ملک بھر کے امتحانی مراکز پر CGLE 2025 امتحان معمول کے مطابق منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسٹاف سلیکشن کمیشن کے افسران کے مطابق 12 ستمبر سے 26 ستمبر تک چلنے والے CGLE امتحانات 129 شہروں میں 3 شفٹوں میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے کہا ہے کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں شرکت کرنے کے لیے طلبہ کی 75% حاضری ضروری ہے۔ CBSE نے اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ طالب علم کی حاضری کا سیدھا تعلق اب داخلی اسسمنٹ سے ہوگا تاکہ 2 سالہ تعلیمی سائیکل کے دوران لگاتار حاضری کو ضروری بنایا جا سکے۔ عرب اور مسلم رہنماؤں نے کل دوحہ میں ہنگامی مذاکرات کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینے کی اپیل کی ہے۔ قطر کی راجدھانی میں حماس کے ممبروں پر پچھلے ہفتے کے جان لیوا حملے کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینے کی بات کہی گئی۔ عرب لیگ اور اسلامی تعاون کی تنظیم کے مشترکہ اجلاس میں، جس میں تقریباً 60 ممالک نے شرکت کی، قطر کی میزبانی میں حماس افسروں پر اسرائیلی حملے کے بعد سخت کارروائی کرنے کی بات کہی گئی۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل رات دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں گروپ بی کے ایک مقابلے میں سری لنکا نے ہانگ کانگ کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ ہانگ کانگ کی جانب سے جیت کے لیے 150 رن کا نشانہ رکھا گیا تھا، جسے سری لنکا نے 6 وکٹ کھو کر 153 رن بنا کر حاصل کر لیا۔ ابوظہبی کے شیخ زاید کرکٹ اسٹیڈیم میں کل رات کھیلے گئے ایک اور میچ میں متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رن سے ہرا دیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے بہار دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے صفحے اول پر سرخی لگاتے ہوئے لکھا، وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کے لیے 40,000 کروڑ روپے سے زائد کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے پورنیہ ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے وقف ترمیمی بل پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خبر کو نمایاں جگہ دیتے ہوئے سرخی لگائی، سپریم کورٹ نے وقف قانون کی متنازع نکات کے عمل پر روک لگائی، عدالت نے پورے وقف قانون پر مکمل روک سے کیا انکار، اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ وقف پر سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت کے مفاد میں ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے نیپال میں نئی کابینہ کی تشکیل سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی، وزیر اعظم سشیلا کارکی نے نیپال میں نئی کابینہ کی تشکیل کی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ NDA حکومت بہار، مغربی بنگال اور آسام کو دراندازوں سے پاک کرنے کے تئیں پابند عہد ہے۔ انہوں نے دراندازوں کا دفاع کرنے کے لیے اپوزیشن اتحاد اور اس کے ایکو نظام پر نکتہ چینی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام کی ٹاسک فورس کی دوسری قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن ITR داخل کرنے کی تاریخ میں مزید آج تک کی توسیع کی گئی ہے۔ عرب لیگ اور اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے ملکوں نے دوحہ میں پچھلے ہفتے حماس کے ممبروں پر جان لیوا حملے کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینے کی اپیل کی ہے۔ اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سری لنکا نے ہانگ کانگ کو 4 وکٹ سے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔